नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। अफ्रीकी मुल्क सियरा लियोन की दारुल-हुकूमत फ्री टाउन में एक फ्यूल टैंकर में ज़ोरदार धमाका हुआ। इस हादसे में 91 लोगों की मौत हो गई। सियरा लियोन की नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के कम्युनिकेशन डायरेक्टर मोहम्मद लमराने बाह ने बताया कि धमाके में कई लोग जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक है। बाह ने कहा कि ओहदेदारों ने जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया है। हमारी कोशिश है कि जख्मियों को बेहतर मेडिकल सर्विसेज मुहैया करवाई जाएं। संगीन रूप से जख्मियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि मरने वालों की तादाद में बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल मकाम वाक़े पर बचाव काम ख़त्म हो चुका है। सियरा लियोन के सदर जूलियस माडा बायो ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि वो धमाके और मरने वालों की खबर सुनकर काफ़ी परेशान है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुतासरीन के अफराद ख़ानदान के साथ खड़ी है। इन लोगों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। फ्री टाउन की मेयर यवोन अकी सॉयर ने हादसे को लेकर फेसबुक पर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि वेलिंगटन के बाई ब्यूरे रोड पर धमाके के बारे में सुनकर वो काफ़ी दुखी हैं। पता चला कि फ्यूल लेकर जा रहे एक ट्रक को दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे ये जानलेवा धमाका हुआ। फ्यूल टैंकर के धमाके से जुड़े कई वीडियोस और फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। So the fuel be the waste. Then from there, the fuel be the waste. From there, people in camp can gather the fuel, and after that, the station opposite Church Ram, inside Self Dip and Bond right now, as soon as you see, right now the fire don't jump over the street and then other filling stations them. All Lip and Bond right now, all the boats carry away park now the highway, as soon as they get the sound. So as soon as they see now they get the sound of the explosion of the fuel. महाराष्ट्र में अहमदनगर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हफ्ते की सुबह शदीद आग लग गई। अस्पताल की ICU में आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई। मौके पर फायर सर्विसेज की कई गाड़ियां आग बुझाने के लिए भेजी गई। अस्पताल में एडमिट मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। इस दौरान अस्पताल में रखे आग बुझाने के इक्विपमेंट आग बुझाने में नाकाम रहे, जिससे आग बढ़ गई। आग सुबह 11:30 बजे के आसपास लगी। जिस दौरान ये आग लगी उस वक्त ICU वार्ड में 20 लोग मौजूद थे। ICU में कई मरीज ऐसे भी थे जो वेंटिलेटर पर थे। हॉस्पिटल के वार्ड बॉय, नर्स और डॉक्टर्स ने सभी मरीजों को सेफ वार्ड में शिफ्ट किया। जिस वार्ड में आग लगी वो अस्पताल के बिल्कुल बीच में है। आग लगने पर पहले अस्पताल के जो एक्सटिंग्विशिंग इक्विपमेंट होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशिंग इक्विपमेंट, उस पर काबू पाने की उनसे कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश नाकाम साबित हुई। इसके बाद अहमदनगर म्यूनसिपैलिटी और MIDC फायर सर्विसेज की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश कई घंटों तक जारी रही। इस पूरे वाक़े को लेकर हुकूमत ने जांच के अहकाम दिए हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले की जांच के अहकाम दिए हैं। वहीं रियासत के वज़ीर सेहत राजेश टोपे ने मरने वालों के अफराद ख़ानदान को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। पलीकडचे पण आहे। स्टे पण आहे आमच्या समोर येते गेलं पेशंट आम्ही साक्ष करेल हो पलीकडचे पण आहे। दारुल हुकूमत दिल्ली के जाफराबाद इलाके में एक दुकान में LPG गैस सिलेंडर फटने से फायर ब्रिगेड के 5 एहलकारों समेत 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए।
दिल्ली फायर सर्विसेज के डायरेक्टर अतुल गर्ग ने हफ्ते को एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि जुमे की देर रात पेश आने वाले इस वाक़े में 5 फायर फाइटर्स और 2 दीगर झुलस गए। जख्मियों को जीटीबी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। अतुल गर्ग ने बताया कि वाक़े की इत्तला शाम तकरीबन 7 बजे मिली। इत्तला मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां फौरी तौर पर मौके पर पहुंची। तकरीबन 3 घंटे की मेहनत के बाद रात 10 बजे आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने कहा कि आग एलपीजी गैस सिलेंडर में धमाके के बाद लगी थी। एक के बाद दिगरे कई धमाके हुए और घर में आग लग गई। अफरा तफरी के दरमियान मौके पर पहुंचने वाले फायर फाइटर्स ने अपनी जान खतरे में डालकर घर में आग की लपटों में घिरे लोगों को बाहर निकाला। इस दौरान 5 फायर फाइटर्स जख्मी हो गए। जख्मी फायर फाइटर्स में सुनील, फेरोज, महावीर, सुरेश और राकेश शामिल हैं, जिनमें सुनील की हालत नाजुक बताई जा रही है। ज़राए के मुताबिक जिस दुकान में आग लगी वहां गैर कानूनी तौर से एलपीजी गैस एक से दूसरे सिलेंडर में भरी जा रही थी। इस दौरान ये वाक़या पेश आया। अमेरिका के टेक्सास में एस्ट्रोवर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल में भगदड़ मचने से 8 लोगों की मौत हो गई। ये इस वाक़े में करीब 300 लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। ह्यूस्टन फायर चीफ सैमुअल पेना के मुताबिक ये वाक़या रात करीब 9 बजे का है, जब से म्यूजिक फेस्टिवल में बड़ी अफरा तफरी मच गई। पेना ने बताया कि इस वाक़े में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इनकी 300 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से 23 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 11 लोगों को दिल का दौरा पड़ा था। ह्यूस्टन पुलिस ने बताया कि वो वीडियो फुटेज देखकर इस वाक़े की वजूहात का पता लगा रहे हैं। त्रिपुरा में गाय चोरी के शक में आज एक शख्स का पीट कर कत्ल कर दिया गया। 3 मुश्तबा स्मगलर्स हैं जो जानवरों की स्मगलिंग करते हैं। उन्हें जुमे देर रात बांग्लादेश से रियासत में दाखिल ये हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक जब तीनों गाय चोरी करने के लिए लिटिन पॉल नाम के शख्स के घर में घुसे तो मालिक ने उन्हें पड़ोसियों की मदद से पकड़ लिया। इस दौरान 3 मुलजिमीन में से 2 भागने में कामयाब रहे, लेकिन एक नहीं बच सका। मकामी लोगों की गुस्साई भीड़ ने उसका पीट कर कत्ल कर दिया। अब बात पेट्रोल डीजल की कीमतों की। मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल डीजल से टैक्स घटाने के बाद रियासतों से वैट में कटौती करने की अपील की थी, ताकि पेट्रोल डीजल के दाम कुछ और नीचे आ सकें। इसके बाद बीजेपी की हुक्मरानी वाली 16 रियासतों और 7 यूनियन टेरिटरीज ने वैट में कटौती की, तो वहीं कांग्रेस समेत अपोजिशन की हुकूमत वाली कई रियासतों ने वैट घटाने से इनकार कर दिया। वैट ना घटाने वाले 12 रियासतें और 1 यूनियन टेरिटरी ने इसके पीछे बजट खराब होने का हवाला दिया। सरकारी तेल कंपनियों ने जानकारी दी है कि जुमे की शाम तक 13 रियासतों और 1 यूनियन टेरिटरी ने पेट्रोल डीजल पर वैट में कोई बदलाव नहीं किया था। इनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, मेघालय, अंडमान निकोबार और झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान शामिल थे। हालांकि जुमे की रात को ओडिशा ने पेट्रोल डीजल पर वैट 3 रुपये फी लीटर कम कर दिया। पेट्रोल डीजल पर वैट कम ना करने पर बीजेपी ने अपोजिशन पर हमला बोला। बीजेपी तर्जुमान गौरव भाटिया ने टैक्स नहीं घटाने को लेकर जुमे के रोज कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। भाटिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेट्रोल डीजल पर 12 रुपये तक की कटौती की है। ये कटौती मरकज की कटौती से अलग है। भाटिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश की तरह गुजरात और असम ने भी 7 रुपये तक कीमतें घटाई हैं। अब पंजाब, छत्तीसगढ़, दिल्ली और राजस्थान में लोग जानना चाहते हैं कि वहाँ की रियासती हुकूमतों ने इस तरह के कदम क्यों नहीं उठाए। इसी जानिब कांग्रेस के वज़ीर आला गहलोत ने कहा कि मरकजी हुकूमत की एक्साइज ड्यूटी घटाने से पहले ही रियासत का वैट घट चुका है। मरकजी हुकूमत और ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी घटाएगी तो रियासतों का वैट भी अपने आप घट जाएगा। गहलोत ने बीजेपी के उस इल्ज़ाम पर जवाब नहीं दिया जिसमें कहा गया था कि राजस्थान में पेट्रोलियम पर सबसे ज़्यादा वैट की वसूली हो रही है। दिवाली से एक दिन पहले मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती की थी। मरकज ने पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल में 10 रुपये फी लीटर की कमी का ऐलान किया था। इसके बाद रियासतों से भी वैट घटाने की अपील की गई थी ताकि पेट्रोल डीजल के दाम और नीचे आ सकें। मरकज की अपील के बाद बीजेपी इख्तियार वाली रियासतों ने वैट में कमी करने का ऐलान किया था। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट दिग्विजय सिंह ने आज कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक और दौरे हुकूमत मिलने पर अगर आइन में तब्दीली करते हैं तो उन्हें हैरानी नहीं होगी। साबिक़ वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने आज ट्वीट के जरिए मोदी और बीजेपी संघ परिवार पर फिर हमला बोला।
दिग्विजय सिंह ने साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा के तबसरे के तनाजुर में लिखा कि यशवंत सिन्हा जी, ये तो सिर्फ शुरुआत है। पहली जंग अजीम में हिटलर कॉर्पोरल यानी फौज में जूनियर अफसर था और बाद में उसने खुद को जर्मन फौज का कमांडर इन चीफ करार दिया था। अगर मोदी जी पार्लियामेंट में एक और मुद्दत मिलने पर आइन में तब्दीली करके खुद को कौम का मुस्तकिल सरबराह करार दे दें तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। दरहकीकत दिवाली का त्यौहार फौज के दरमियान मनाने के दौरान फौज की वर्दी जैसे लिबास पहनने के मामले पर दिग्विजय सिंह और बास सियासतदान उनको एक दो रोज से निशाने पर ले रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कल भी इस ताल्लुक से ट्वीट के जरिए सवाल उठाते हुए कहा था कि क्या कोई शहरी फौज की वर्दी पहन सकता है। दिग्विजय सिंह ने इसके अलावा आज भी ट्वीट के जरिए संघ पर हमला बोला और कहा कि संघ का नजरिया मुल्क को बर्बाद कर रहा है जिसकी वो मुखालिफत करते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग तकसीम करो और हुकूमत करो और बार बार झूठ बोलो की पॉलिसी पर काम करते हैं। जियोफोन नेक्स्ट की बिक्री शुरू हो चुकी है। इसे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट www.jio.com से खरीदा जा सकता है। फ़ोन की कीमत 6,499 रुपये है। इसे 1,999 रुपये के डाउन पेमेंट पर खरीद सकते हैं। बचा हुआ अमाउंट 300 से लेकर 600 रुपये की मंथली EMI पर देना होगा। हम इस स्मार्टफोन से जुड़ी दो ऐसी बातें बता रहे हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। दोनों बातें फ़ोन की बैटरी से जुड़ी हुई हैं। इस स्मार्टफोन से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स में बैटरी की कैपेसिटी 3500 mAh बताई गई है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 3400 mAh की बैटरी है। स्मार्टफोन के साथ मिलने वाले प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में लिखा है कि बैटरी की रेटेड वैल्यू 3400 mAh है, वहीं टिपिकल वैल्यू 3500 mAh है। ये रिमूवेबल लिथियम पॉलीमर बैटरी है। फ़ोन की बैटरी पर भी 3400 mAh कैपेसिटी का ही जिक्र किया गया है, यानी बैटरी की कैपेसिटी 100 mAh कम है। जियोफोन लॉन्चिंग से ठीक पहले कंपनी ने इसकी मेकिंग या इसका एक वीडियो जारी किया था। इसमें कहा गया था कि ये स्मार्टफोन हिंदुस्तान में बनाया गया है, हिंदुस्तान के लिए बनाया गया है और हिंदुस्तानियों ने बनाया है। हालांकि स्मार्टफोन की बैटरी कुछ और ही कहानी बयां करती है। स्मार्टफोन की बैटरी पर जहां 3400 mAh लिखा है, साथ ही इस पर मेड इन चाइना का भी जिक्र है, यानी फ़ोन की बैटरी हिंदुस्तान में नहीं बल्कि चीन में तैयार की गई है। इस बैटरी का ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की जानिब से इसे रिकग्निशन दिया गया है। पंजाब कांग्रेस के सरबराह नवजोत सिंह सिद्धू को वज़ीर आला चरणजीत चन्नी ने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि मैं गरीब ख़ानदान से हो सकता हूं, लेकिन कमज़ोर नहीं हूं। वो हफ्ते के रोज़ चमकौर साहिब में सतलुज नदी पर एक ब्रिज का इनॉग्रेशन करने पहुंचे थे। सीएम चन्नी ने कहा कि मैं ड्रग्स और बेअदबी के मसले को हल करके रहूँगा। बेअदबी मेरे गुरु का मसला है। नशा बेचने और बिकवाने वालों को मैं पंजाब से भागने नहीं दूंगा। इसके बाद सीएम चन्नी से सिद्धू के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सिद्धू को छोड़ो और खुशी मनाओ। सिद्धू ने जुमे के रोज़ चंडीगढ़ में कहा था कि अगर नशा तस्करी की STF रिपोर्ट खोलने की हुकूमत में हिम्मत नहीं है तो मुझे दे दो, मैं उसे पब्लिक डोमेन में ला दूंगा। ये पहली बार है जब सीएम चन्नी ने सिद्धू से तनाज़े के बीच ये अंदाज दिखाया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि बेअदबी के मामले में हुकूमत ने कुछ नहीं किया। अब सीएम चरणजीत चन्नी ने उस पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बेअदबी मामला सीधे रास्ते पर आ चुका है। डेरा सच्चा सौदा के सरबराह राम रहीम से पूछताछ के लिए हमारी टीम जा रही है। सिद्धू बार बार इसे मेरे गुरु का मसला कहते रहे हैं, तो सीएम ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरे गुरु का मसला है और ये मसला आगे नहीं रहेगा। पैसे के लेन देन में हेरफेर के मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख को 14 दिन की अदालती तहवील में भेजा गया है। मुंबई की एक अदालत ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तहवील में रखने की दरखास्त को नामंजूर करते हुए उन्हें अदालती हिरासत में भेजा। ईडी ने अनिल देशमुख को मजीद 9 दिन तक तहवील में रखने की दरखास्त की थी। ख्याल रहे कि अनिल देशमुख को इस हफ्ते की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था। आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की हिरासत खत्म हो गई। अदालत में पेश करने से कबल सुबह के वक्त उन्हें मामूल के मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया। एक न्यूज़ एजेंसी ने ज़राए के हवाले से कहा है कि ईडी अदालत में अनिल देशमुख के जांच में ताउन नहीं करने की बात कर रही है। ज़राए ने कहा कि साबिक वजीर और उनके अहले खाना ने गलत तरीके से हासिल की गई इमलाक को कानूनी बनाने के लिए 27 कंपनियों का इस्तेमाल किया और एजेंसी को सबूतों के साथ उनसे पूछगछ करने के लिए मजीद वक्त दरकार है।
कौमी राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स तशवीशनाक ज़मरे में बरकरार है। मरकजी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च ने हफ्ता यानी 6 नवंबर की सुबह ये मालूमात शेयर की हैं। सफ़र के तजदीक के मुताबिक आज सुबह 6 बजे दिल्ली की मजमूई तौर पर AQI के साथ तशवीशनाक ज़मरे में पाया गया। सफ़र ने बताया कि इससे पहले जुमे के रोज़ दिल्ली की हवा का मजमूई मियार इंतहाई ख़राब ज़मरे के ऊपरी सिरे पर पहुँच गया था। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। आज दुनिया भर में कोरोना के 5,50,523 नए मामला दर्ज हुए हैं और अगर हम अमवात की बात करें तो इसी दौरान 8,966 दुनिया भर में नई अमवात हुई हैं। हम कोरोना से जुड़े आंकड़ों की बात करें, दुनिया भर में आज कोरोना से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 25 करोड़ के पार चला गया है। 73,310 अफराद की कोरोना की वजह से ये सब मुतासिर हुए हैं और मरने वालों की मजमूई तादाद 50,57,596 तक पहुंच गई है। अब भी दुनिया भर में 73,248 अफराद की हालत तशवीशनाक है जो कोरोना से मुतासिर हुए, जबकि कोरोना से जिन मरीजों का इलाज चल रहा है उनकी मजमूई तादाद 1,86,56,412 है। हिंदुस्तान में कोविड वैक्सीनेशन का दायरा मुसलसिल बढ़ रहा है और आज शाम तक इसके 108 करोड़ की तादाद को अबूर करने का इम्कान है। मरकजी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने हफ्ते को बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 20,942 कोविड वैक्सीन लगाई गई है और आज सुबह 7 बजे तक 107,92,19,546 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत के मुताबिक 12,509 कोविड मरीज गुज़िश्ता 24 घंटों में सेहतियाब हुए। मुल्क में अब तक 3,37,37,468 अफराद कोविड इन्फेक्शन से पाक हो चुके हैं। शिफायाबी की शरह यानी रिकवरी रेट 98.23% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 10,929 नए मामले सामने आए हैं। इस वक्त मुल्क में 1,46,950 कोविड मरीज ज़ेरे इलाज हैं जो 255 दिनों में सबसे कम है। इन्फेक्शन की शरह 0.43 यानी 0.43% है। इसी अरसे में 392 मरीजों की मौत के बाद हलाकतों की तादाद 4,60,265 हो गई है। स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी की एक स्टडी से ये बात सामने आई है कि वैक्सीन की खुराक हामिला खवातीन को उनकी नाल और जिनेन को नुकसान से बेहतर तौर पर बचाने में मदद देती है। तहकीक के मुताबिक कोविड-19 वायरस इंसानी नाल के खुलियात को मुतासिर कर सकता है। हामिला खवातीन में इसी उम्र के दीगर ग्रुपों के मुकाबले में इन्फेक्शन होने का खतरा 70% ज़्यादा होता है, जबकि शदीद शक्ल वाली खवातीन में 10% ज़्यादा खतरा होता है। इसके साथ ही क़ब्ल वक्त लेबर या जनीन की मौत का खतरा 2 या 3 गुना बढ़ जाता है। तहकीक में कहा गया है कि माँ की तरफ से तैयार करदा एंटीबॉडीज़ नाल की रुकावट को दूर करती हैं जो बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी के एक अहलकार मार्को क्यूलारी ने कहा कि वॉचडॉग हामिला खवातीन की हिफाजती टीकों की हिमायत करता है क्योंकि वैक्सीन की खुराक उनकी नाल और जनीन को नुकसान से बचाने में मदद देती है। जुमे के रोज़ हिंदुस्तान और स्कॉटलैंड के बीच हुए मुकाबले में टीम इंडिया ने धमाकेदार मुजाहरा करते हुए 21 गेंद बाकी रहते ही जीत हासिल कर ली। जीत के साथ ही टीम का रन रेट अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों से बेहतर हो गया। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो मैच के बाद हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। इसमें टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा से एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ हार जाती है तो आगे क्या होगा। इस पर जडेजा ने मज़ेदार जवाब दिया। सर जडेजा ने पहली बार तो सवाल का जवाब नहीं दिया और रिपोर्टर से फिर से सवाल पूछने के लिए कहा। जब रिपोर्टर ने वही सवाल दूसरी बार दोहराया तब जडेजा का जवाब था, तब बैग पैक करेंगे और घर जाएंगे और क्या। दिया तभी हमारा चांस है क्वालिफाई करने का सेमीफाइनल में। बट अगर अफगानिस्तान नहीं हरा पाता न्यूजीलैंड को फिर बैग पैक करके घर जाएंगे और क्या। अफगानिस्तान ने अगर न्यूजीलैंड को हरा दिया तभी हमारा चांस है क्वालिफाई करने का। जडेजा के इस जवाब से सभी हंसने लगे। स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच में रविंद्र जडेजा ने कमाल की गेंदबाजी की थी। उन्होंने 4 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट झटके थे। स्कॉटलैंड के खिलाफ जीत के बाद
इंडिया का नेट रन रेट प्लस 1.619 हो गया है। ग्रुप में इंडिया का नेट रन रेट सबसे बेहतर है। इंडिया अभी 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे मकाम पर है। चौथे मकाम पर मौजूद अफगानिस्तान का नेट रन रेट प्लस 1.48 है। वहीं न्यूजीलैंड का नेट रन रेट प्लस 1.277 है। टीम इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने का इक्वेशन बिल्कुल साफ है। अफगानिस्तान की टीम को हर हाल में न्यूजीलैंड को मैच में हराना होगा। फिर इंडिया को नमीबिया के खिलाफ करीब करीब उसी फर्क से जीत हासिल करनी होगी जिस फर्क से अफगानिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को हराए। अगर न्यूजीलैंड की टीम अफगानिस्तान को हरा देती है तो वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी और इंडिया और अफगानिस्तान का सफर थम जाएगा। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के लिए जुमे का दिन खास रहा। उनका जन्मदिन था यानी बर्थडे था। वहीं इंडियन टीम ने T20 वर्ल्ड कप के खेले गए मैच में स्कॉटलैंड को 8 विकेट से हराकर कैप्टन कोहली को बर्थडे का शानदार गिफ्ट दिया था। स्कॉटलैंड के खिलाफ जीत के बाद विराट कोहली का बर्थडे काफ़ी शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया गया। मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में उनके साथियों ने केक से उन्हें नहला दिया। उनके चेहरे से लेकर पूरे जिस्म पर टीम के साथियों ने केक लगाया। विराट के बर्थडे सेलिब्रेशन का ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद चलाए गए अमरीकी रेस्क्यू मिशन के दौरान बेहद इमोशनल तस्वीरें सामने आई थी जिनमें अमरीकी फौजी छोटे बच्चों को संभाल रहे थे और उन्हें कंटीले तारों के ऊपर से पार करा रहे थे। ऐसे ही एक वाकये में एक बच्चा खो गया जिसे उसके माँ बाप 80 दिनों से ढूंढ रहे हैं। अफगानिस्तान में यूएस एम्बेसी में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करने वाले मिर्ज़ा अली अहमद और उनकी बीवी सुराया 19 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उनके साथ उनके 5 बच्चे भी थे जिसमें से सबसे छोटा बच्चा सुहेल 2 महीने का था। एयरपोर्ट के दरवाजे पर भारी भीड़ थी। इस बीच एक अमरीकी फौजी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें मदद चाहिए। मिर्ज़ा अली ने अपने बेटे सुहेल की सलामती के लिए उसे अमरीकी फौजियों को पकड़ा दिया। उन्होंने सोचा कि गेट के उस पार आकर उसे वापस ले लेंगे। दरवाज़ा सिर्फ 5 मीटर दूर था और उन्हें उसे पार करने में ज़्यादा देर नहीं लगती। लेकिन तभी अंदर से भीड़ का एक ज़ोरदार धक्का आया और गेट पर खड़े सभी लोग पीछे खिसक गए। फिर उन्हें एयरपोर्ट में दाखिल होने में आधा घंटा लग गया। आखिर जब उन्होंने अंदर जाकर अपने बेटे को ढूंढा तो वो कहीं नहीं मिला। मिर्ज़ा ने कहा कि उन्होंने देखा था कि दूसरे ख़ानदान भी अपने बच्चों को दीवार के ऊपर से दूसरी तरफ भेजने के लिए अमरीकी फ़ौजियों की मदद ले रहे थे। डायपर पहने एक छोटे बच्चे को कंटीले तार के ऊपर से दूसरी तरफ ले जाने का वीडियो सामने आया था। वो बच्चा अपने माँ बाप को मिल गया था। मिर्ज़ा अली ने एयरपोर्ट पर हर ओहदेदार से अपने बच्चे के बारे में पूछा लेकिन किसी को उसकी कोई खबर नहीं थी। एक कमांडर ने उसे बताया कि एयरपोर्ट बच्चों के लिए बेहद ख़तरनाक जगह है। ऐसे में हो सकता है कि उनके बेटे को बच्चों के लिए बनाए ख़ास इलाके में ले जाया गया हो। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो वो जगह खाली थी। मिर्ज़ा ने बताया कि उन्होंने 20 से भी ज़्यादा लोगों से अपने बेटे के बारे में पूछा। एक ओहदेदार ने बताया कि हो सकता है कि उनके बच्चे को पहले ही रेस्क्यू प्लेन में बिठा दिया गया हो क्योंकि एयरपोर्ट पर बच्चों को रखने के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं किया गया था। आखिर मिर्ज़ा अली, उनकी बीवी और 4 बच्चों को ख़तर की रेस्क्यू फ़्लाइट में बिठाया गया। फिर यहाँ से उन्हें जर्मनी ले जाया गया। आखिरकार वो अमेरिका में उतरे। ये पूरा ख़ानदान फ़िलहाल टेक्सास में फोर्ट बिल्स में दूसरे अफ़गानी रेफ्यूजियों के साथ रह रहा है और अमेरिका में कहीं सेटल होने की कोशिश कर रहा है। कई लोग उनके बच्चे को ढूंढने में मदद कर रहे हैं। अफ़गान रिफ्यूजी सपोर्ट ग्रुप ने सुहेल की तस्वीर लगाकर मिसिंग बेबी का साइन लगाया। इसे वो इस उम्मीद में सर्कुलेट कर रहे हैं कि कोई सुहेल को पहचान लेगा। अमेरिकी हुकूमत के एक ओहदेदार ने कई एजेंसियों को इस केस पर नज़र रखने को कहा है।
हिंदुस्तान में कैश अभी भी पेमेंट का सबसे पसंदीदा तरीका बना हुआ है और इसका इस्तेमाल रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। 8 अक्टूबर को ख़त्म क्वार्टर में यानी 14 दिन के उस पीरियड में लोगों के पास कैश बढ़कर 28,30,000 करोड़ रुपए हो गया। ये नोटबंदी से पहले 4 नवंबर 2016 को 17,97,000 करोड़ था, यानी करीब 5 साल में लोगों के पास कैश 57.48% बढ़ा। 8 नवंबर 2016 को मरकजी हुकूमत ने 500 और 1,000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया था। बाद में 500 और 2,000 रुपए के नए नोट जारी किए गए थे। नोटबंदी के बाद से हुकूमत लगातार सिस्टम से कैश घटाने के लिए डिजिटल पेमेंट को प्रमोट कर रही है। यूपीआई जैसे पेमेंट के कई ऐसे ऑप्शंस आए जिन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि कैश का इस्तेमाल फिर भी कम होता नहीं दिख रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिस्टम में कैश के बढ़ने की एक अहम वजह कोरोना वबा है। 2020 में जब कोरोना के इन्फेक्शन को रोकने के लिए हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया तो अपनी रोज़ाना की ज़रूरतों का सामान खरीदने के लिए लोगों ने कैश जमा करना शुरू कर दिया था। त्योहारी सीज़न के दौरान कैश की डिमांड ज़्यादा रहती है क्योंकि बड़ी तादाद में कारोबारी अभी भी एंड टू एंड ट्रांजैक्शन के लिए कैश पेमेंट पर मुनहसर हैं। लगभग 15 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं होना भी इसकी एक अहम वजह है। इसके अलावा टियर 1 सिटीज़ के 50% के मुकाबले में टियर 4 सिटीज़ में 90% ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन का पेमेंट मोड कैश होता है। CMS इन्फो सिस्टम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजीव कौल ने कहा कि हिंदुस्तान में नकदी सभी रीजन और इनकम ग्रुप में ट्रांजैक्शन का अहम जरिया बनी हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक जनता के पास कैश का कैलकुलेशन बैंकों के पास मौजूद कैश के सर्कुलेशन इन करेंसी यानी CIC से घटाकर किया जाता है। CIC का मतलब मुल्क के अंदर मौजूद वो कैश या करेंसी है जिसका इस्तेमाल कंज्यूमर और बिजनेस के बीच ट्रांजैक्शन के लिए फिजिकल तौर पर से किया जाता है। एक बैंकर के मुताबिक करेंसी इन सर्कुलेशन के बढ़ने से कैश की सही तस्वीर पेश नहीं होती। हमें करेंसी और GDP के रेशो को देखना चाहिए जो नोटबंदी के बाद नीचे आया है। फाइनेंशियल ईयर 2020 तक ये रेशो 10 to 12% था। हालांकि इको सिस्टम में कैश बढ़ने से 2025 तक इस रेशो के 14% तक बढ़ने की उम्मीद है। RBI के मुताबिक CIC और डिजिटल पेमेंट के बीच बहुत कम या कोई ताल्लुक नहीं है और नॉर्मल GDP में बढ़ोतरी के साथ सिस्टम में नकदी भी बढ़ेगी। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।